हाँ बेटा, क्वेश्चन नंबर बता दो, मैं डाउट्स ले लेता हूँ। क्वेश्चन पेपर नहीं है क्या? मैं ओपन करूँ स्क्रीन पर? बताओ, अगर क्वेश्चन पेपर अभी नहीं है तो मैं ओपन करूँ? आई थिंक ग्रुप पे भेजा था, सभी के पास होगा बेटा क्वेश्चन पेपर। बोलो बेटा। 3D पे ही करें क्वेश्चंस? और भाई बाकियों को बेटा, कोई भी क्वेश्चन पेपर में से कोई डाउट्स है तो पहले क्वेश्चन पेपर में से बोलो, या मैं पूछूं कुछ क्वेश्चंस? मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, कुछ जो आपको नहीं आए उन्हीं पे डिस्कशन कर लेते। बोलो भाई, बताओगे तभी तो डिस्कस होगा। चेक क्वेश्चन आया हुआ था। हाँ बेटा बोलो। अभी सभी के पास? हाँ हाँ बोलो बोलो। The number of real roots of the equation ठीक है, इक्वेशन दी हुई है। e to क्या the दी हुई power इक्वेशन? 4x e टू द पावर 4x, ठीक है, plus e to the power 3x e टू द पावर 4x प्लस e टू द पावर 3x minus 4 into e to the power 2x हाँ plus e to the power x ठीक है। plus 1 equal to 0. इसके हमें फाइंड कर दें नंबर ऑफ Distinct real roots. डिस्टिंक्ट यूनिट। कितने हो गए ना? तो सबसे पहले इक्वेशन को देखकर क्या समझ में आता है कि भाई e की पावर में लिखी हो तो जनरली तो हम इस तरह से सॉल्व नहीं कर सकते, राइट? कि भाई या तो क्वाड्रिक या क्यूबिक कुछ बन जाए तभी सॉल्व होगा। तो क्वाड्रिक में क्या इसको मैं चेंज कर सकता हूँ? क्वाड्रिक या क्यूबिक में किसी तरह से चेंज कर सकते हैं इसे। तो इस तरह से मैनिपुलेशन सोचो कि क्वाड्रिक या क्यूबिक बन जाएगी इक्वेशन। तो क्या कुछ हम मैनिपुलेशन करके चेंजेस कर सकते हैं इसमें? किसी ने करा हो तो बताओ भाई, नहीं तो मैं बताऊं। थोड़ा सा सोचो। अच्छा, आपने नोटिस करा कि e की पावर x, e की पावर 2x, e की पावर 3x, e की पावर 4x लिखा हुआ है। तो एक काम करते हैं, पहले तो e की पावर x को क्या मान ले हम? y मान लो। तो क्या बन गई इक्वेशन? y की पावर 4, मतलब पॉलिनॉमियल फॉर्म में लाने के लिए y क्यूब माइनस 4y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये तो यहाँ तक ठीक है बेटा, सभी का समझ में? Yes, sir. ठीक है। अब थोड़ा सा नोटिस करो, अगर मैं क्या करूं, कुछ पेयर अप करूं तो कुछ टर्म्स को, किन किन टर्म्स को मैं पेयर अप कर सकता हूं? अब डायरेक्टली फॉर्मूला देखोगे तो लाइक 4, लाइक किसी का स्क्वायर वगैरह नहीं बन रहा ना। अगर मैं देखता हूँ y की पावर 4 माइनस और ये, अच्छा इन इन तीनों को लेकर फॉर्मूला बना सकते हैं। ये किसकी आइडेंटिटी बन जाएगी? और प्लस 1 भी था। अच्छा 1 तो मैंने इंक्लूड कर दिया। ये बन गया मेरा वाई स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये ठीक है भाई? नहीं, माइनस 1 का नहीं आएगा, 2 नहीं है ना साथ में, 4 नहीं है तो नहीं बनेगा भाई। ये भी नहीं बनेगी आइडेंटिटी। कुछ और सोचो क्या करें। वाई स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं पूरी इक्वेशन को, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय वाई स्क्वायर। क्या आएगा? वाई स्क्वायर बचेगा, वाई क्यूब का वाई बन जाएगा। मतलब मेरे को लग रहा है शायद क्वाड्रिक बनानी है, तो मैंने वाई स्क्वायर से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। माइनस का 4 बचेगा, प्लस का 1 बाय वाई हो जाएगा ये, और 1 के डिवाइड करोगे 1 बाय वाई स्क्वायर आ जाएगा। अब नोटिस करो थोड़ा सा, ये दोनों की दोनों टर्म्स, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, ये ए प्लस बी लिखा हुआ है, और माइनस का 4 है। यहाँ तक ठीक है बेटा, सभी को आया समझ में? Yes, sir. अच्छा, अब ये जो लिखा हुआ है, ये इस a प्लस बी का होल स्क्वायर लिखा जा सकता है, याद है? मेरे 8th 9th में तुमने अलजेब्रिक आइडेंटिटीज में ऐसे क्वेश्चन करते थे कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लिखा है तो उसको ऐसे लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, लेकिन 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, क्योंकि जब 2a भी करोगे तो 2 इंटू वाई इंटू 1 बाई वाई करोगे तो 2 एक्स्ट्रा आ जाएगा, तो वो माइनस कर देते हैं। ये ठीक है? यहाँ तक क्लियर है भाई? Yes, sir. अच्छा, प्लस क्या लिखा हुआ है? y प्लस 1 बाय वाई माइनस 4 इक्वल टू 0। यहाँ तक क्लियर है? अब हमने नोटिस करा
ये वाली टर्म एग्जैक्टली सेम आ गई ना दोनों ब्रैकेट्स में। तो मैं क्या कर सकता हूँ, y प्लस वन बाय को एक और वेरिएबल मान सकता हूँ। क्या मान लूँ, लेट कर लो, y प्लस वन बाय को क्या मान लेते हैं, p मान लो। तो क्या बन गया ये, पी स्क्वायर प्लस पी, सॉरी प्लस पी और माइनस का 6 हो जाएगा, -2 और -4 -6 इज इक्वल टू 0। क्या इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो सकती है? यस क्या ये फैक्टराइज हो जाएगा? हो जाएगा। क्या आएगा, प्लस का 3 और माइनस का 2, राइट। तो भाई पी की वैल्यू या तो -3 होगी या फिर पी की वैल्यू 2 होगी। तो फिर पी था क्या हमारा, y प्लस वन बाय वाई था, या तो -3 होगा या y प्लस वन बाय वाई 2 होगा। यहाँ से सॉल्व करोगे क्या आएगा, इसको रखोगे तो आएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू -3y। यहाँ से आएगा वाई स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू 2y। यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर प्लस का 3y प्लस वन इक्वल टू 0। यहाँ से आ गया वाई स्क्वायर माइनस 2y प्लस वन इक्वल टू 0। ये आ गया। अब क्या करें, अब y की वैल्यू पुट करें। y की वैल्यू कितनी थी भाई, y हमने क्या माना था, e की पावर x माना था। अच्छा यहाँ से पहले एक काम करो, ये दो इक्वेशन बनी है हमारी, इन दोनों से सॉल्व करके y की वैल्यूज निकालो, क्या क्या आएगी, सॉल्व कर सकते हैं फर्दर। 2 और 1 क्या आएगा, 2 2 और, अच्छा देखो एक चीज तो हम यहीं से इग्नोर कर सकते हैं। एक चीज नोटिस करो, ये आया आपका y प्लस वन बाय वाई किसके इक्वल आया, -3 के इक्वल आया। y की वैल्यू आपको पता है, y की वैल्यू थी e की पावर x, यही मानी थी हमने, y की वैल्यू मानी थी e की पावर x। हाँ, अब मुझे एक चीज बताओ, y कभी भी नेगेटिव आ सकता है क्या, नो सर y की, क्योंकि आपको पता है e की वैल्यू रफली 2.7 समथिंग होती है, ये रैशनल नंबर होता है 2.7 समथिंग। पॉजिटिव नंबर की पावर चाहे नेगेटिव लिखो, कुछ भी लिखो, फ्रैक्शन में लिखो, कुछ भी लिख लो, कभी नेगेटिव नहीं आएगा। तो ये तो कंफर्म है कि भाई ये ग्रेटर देन 0 ही होगा, ये बात क्लियर है। तो इसका मतलब ये हुआ, कि यहाँ पर y प्लस वन बाय वाई, क्योंकि अगर y पॉजिटिव है तो वन बाय वाई भी पॉजिटिव होगा, तो -3 तो ये पॉसिबल ही नहीं है केस, है ना। तो ये वाली इक्वेशन तो बनेगी नहीं, क्लियर, इग्नोर कर दो इसे। तो हमारा आंसर आया ये वाला, क्योंकि y प्लस वन बाय वाई 2 आ सकता है क्योंकि पॉजिटिव नंबर है। तो यहाँ से d चेक कर लो पहले, इसका क्या आएगा, बी स्क्वायर माइनस का 4, परफेक्ट सर ये तो परफेक्ट स्क्वायर ही बन गया हमारा, 0 आ रहा है, y माइनस वन का होल स्क्वायर है ये। तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 1 आ गई ना। तो y1 मतलब e की बार x क्या हो गया, 1। तो x क्या होगा भाई, x कितना लेना पड़ेगा, 0 0। कितने सॉल्यूशन आए, नंबर ऑफ सॉल्यूशन जो आया, नंबर ऑफ सॉल्यूशन वैसे दो आए, दोनों इक्वल आ गए, 0 और 0, लेकिन उसने डिस्टिंक्ट बोला था, तो डिस्टिंक्ट भाई नंबर ऑफ सॉल्यूशन अगर बोलेंगे तो रियल सिर्फ एक ही आया, क्लियर। यस सर ठीक है बेटा, आया समझ में सभी को भी। यस सर नेक्स्ट बताओ। थर्ड क्वेश्चन हाँ बोलो। क्वेश्चन नंबर 2, बी सेक्शन में, न्यूमेरिकल बेस्ड वाले में। नो Yes. सर फर्स्ट ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, ओके। नो सर फर्स्ट क्वेश्चन क्या है यार, फर्स्ट सेक्शन में अच्छा फर्स्ट सेक्शन में कौन सा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन, फिर पढ़ेगा भी क्या है। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ। ये इफ ए आर हमें दिया हुआ था क्या, cos 2 पाई आर प्लस आई साइन 2 पाई आर होल पावर 1/20, और देन हमें वैल्यू निकालनी है A1 A3 A5 A7 A9 A11 A13 A15 और A17 की, राइट, यही है क्वेश्चन का। अच्छा सबसे पहले हमने ऊपर देखा, ये तो कॉम्प्लेक्स नंबर लिखा हुआ है, कॉम्प्लेक्स नंबर की पावर 1 इस तरह से 20 लिखी हुई है। तो इसको देखकर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का एक थ्योरम याद आ गया, डी मोवाइल थ्योरम याद आ रहा है बेटा, डी मोवाइल थ्योरम, जिसमें हम क्या करते थे, याद आ रहा है सभी को। सबसे पहले इसका मॉडुलस बताएगा कोई, कितना लिखा हुआ है, cos 2 पाई आर प्लस आई साइन 2 पाई आर का 2 पाई आर नहीं लिखा मैंने,
बताओ अभी इसका मॉडुलस क्या आएगा, कोई बताएगा? 1 1 आएगा। तो ये बात सभी को दिखी बेटा, 1 इसका मॉडुलस। और इसकी एक और फॉर्म होती थी यूलर फॉर्म, किसी को याद आ रही यूलर फॉर्म कैसे लिखते थे इसकी? Z into e की पावर I अगेन अगेन ई की पावर I आई थीटा। ठीक है, तो मेरे को बता दो इसमें थीटा कितना है? 2 pi r 2 पाई आर। ठीक है, तो ई की पावर ऐसे लिख दूं आई 2 पाई आर, और पावर है 1/20। क्या लिख दूं, ऐसे लिख दूं इसे, चल जाएगा? ठीक है भाई, ठीक है। अब मुझे एक चीज बताओ, अब मुझे एक चीज बताओ, इस पूरे को मैं, क्योंकि ये एंगल आर, आर की वैल्यू तो वेरिएबल है, आप 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, वो चेंज होता रहेगा एंगल। लेकिन इसको मैं मान लेता हूँ जनरली ये एंगल है कोई थीटा एंगल, ठीक है? ठीक है भाई, इस एंगल को क्या मान लिया हमने, थीटा एंगल मान लिया। आर को हटा दो, क्योंकि आर तो वेरिएबल है, तो आर नहीं आएगा थीटा में, सिर्फ इसको मान रहे हैं। पाई/10 आएगा, राइट? ये ठीक है, पाई/10। तो ई की पावर क्या हो गया, ये ऐसे लिख देता हूँ। अच्छा एक चीज और, आर की वैल्यू आप कुछ भी ले लो। अगर आप आर पहले मुझे बताओ, आर की वैल्यू अगर 1 लेते हैं तो cos 2 पाई प्लस आई साइन 2 पाई आएगा। 2 पाई पर cos की वैल्यू और साइन की वैल्यू बता दो कितनी कितनी होती है, कितना आ गया भाई? cos 2 पाई बताओ कितना होता है भाई? 1 1, क्योंकि जीरो ही आ गया, और साइन 2 पाई पे जीरो होता है। तो इस तरह से मैं एक एक करके वैल्यू निकालूं, या अच्छा इसने लिखा है A1 A3 A5 A7 A9। ठीक है, तो एक काम करते हैं, आर की वैल्यूज डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज पुट करते हैं, पर उससे पहले एक काम करते हैं जो मैंने बोला था अभी, इसको ऐसे लिख दूं, ए आर इक्वल्स टू क्या लिख दें, आई आर थीटा लिख दें, ऐसे लिख दें। ठीक है भाई, थीटा मैंने क्या मान लिया, पाई/10 को मान लिया। ये क्लियर है सभी को? ठीक है, अब मुझे बताओ अगर मैं A1 लिखूंगा तो क्या आएगा, A1 की वैल्यू कितना, ई आई थीटा। नेक्स्ट ऐसे ही चलो मैं वैल्यूज ही पुट कर रहा हूँ, ई आई थीटा। नेक्स्ट क्या आएगा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या आएगा, ई आई 3 थीटा, फिर ई आई 5 थीटा, ऐसे चलता जाएगा। अब मुझे बताओ इसको सॉल्व करना है तो ओपन तो नहीं करना होगा, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रही है, डिटरमिनेंट की कुछ प्रॉपर्टीज याद आ रही है? नहीं, किसी तरह से किसी भी रो या कॉलम में जीरो ला सकते हैं क्या सारे एलिमेंट? क्या कॉमन आ रहा है इसमें से, रो नंबर, इसमें से कॉलम में से कॉमन ले लेते हैं, क्या कॉमन है इन सब में से भाई? 3 ई की पावर 3 थीटा कॉमन ले ले, और फर्स्ट कॉलम में से क्या कॉमन है, फर्स्ट फर्स्ट में से क्या कॉमन ले सकते हैं, ई की पावर आई थीटा, और थर्ड में से ई की पावर आई 5 थीटा। अगर बताना क्या क्या बचेगा, 1, इसमें से मैंने लिया है, इसमें से लिया ई आई थीटा कॉमन लिया, इसमें से ई आई 3 थीटा, और इसमें से ई आई 5 थीटा कॉमन ले लिया। तो क्या क्या बचेगा, 1 बचेगा, पहले वाले कॉलम में से लिख रहा हूँ 1, फिर ई की पावर आई 6 थीटा, आई 12 थीटा, इसमें बचेगा ई की पावर, इसमें से 3 लिया है, आई 12 थीटा, ई की पावर आई 6 थीटा, ई की पावर आई, नहीं इसमें तो 1 ही हो जाएगी। अच्छा देखिए भाई, दो कॉलम सेम हो गई, यस सर दो कॉलम या दो रो सेम है, तो क्या आएगा आंसर, जीरो। जीरो क्लियर है? ठीक है भाई, सर अगर जो स्टार्टिंग में उन्होंने फॉर्म दी थी उसी में हम आर की वैल्यू दे, उसी में ही ये जो कॉस वाली फॉर्म है उसी में ही हम आर की वैल्यू दे
आर की वैल्यू हाँ पुट करके, हाँ तब भी देख सकते हो। क्योंकि फिर 1 नहीं तो आएगा आंसर। हाँ क्योंकि Sin वही मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था, क्योंकि साइन जो होगा वो तो हमेशा जीरो ही रहता रहेगा, राइट। चाहे तुम, क्योंकि जो वैल्यूज ले रहे हैं हम आर की वैल्यूज वो नेचुरल नंबर ले रहे हैं, राइट, ये कह रहे हो ना। यस सर। हाँ हाँ, ये ई की पावर में लिखने की जरूरत भी नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है सभी को बेटा? यस। ओके नेक्स्ट, मतलब डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज साफ पता लग जाना चाहिए कि भाई डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज लगेंगी, ओपन मत कर देना। और मानसी का डाउट है सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन। ओके सेकंड सेक्शन का बी क्वेश्चन कह रहा है भाई, सॉरी सेक्शन बी का सेकंड क्वेश्चन कहता है कॉम्प्लेक्स नंबर का था रेडियस। अब देखो इस जो तुम पूछ रहे थे लोकस वाले क्वेश्चन, देखो कितने इजी होते हैं, थोड़ा सा लाइक दिमाग लगाना होता है। रेडियस ऑफ सर्कल पूछा है, सर्कल दिया हुआ है जेड जेड कॉन्जुगेट प्लस जेड कॉन्जुगेट माइनस आई जेड प्लस आई जेड कॉन्जुगेट माइनस 7 इक्वल टू 0, और इसका रेडियस बताना है कि भाई कितना होगा इस डैश डैश यूनिट्स। तो सबसे पहले मैंने क्या ऑब्जर्व किया, z जो होता है एक कॉम्प्लेक्स नंबर होता है भाई, मान लो, क्या मान ले, लेट z इक्वल टू एक्स प्लस आई वाई मान लेते हैं। और कॉन्जुगेट बता दो इसका क्या लिखते हैं, z का कॉन्जुगेट क्या लिखा जाता है माइनस आएगा भाई, इमेजिनरी पार्ट वाले का साइन चेंज करते हैं तो x माइनस आई वाई हो जाएगा, ठीक है। फिर अब आपको एक प्रॉपर्टी भी याद होगी, z इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या आता था, अगर नहीं भी आते तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जैसे याद आ रहा है क्या था ये मॉड जेड का स्क्वायर होता था, किसी को अगर याद नहीं भी आ रहा है भाई, तो अगर आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर यही आएगा, क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा, रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है। और अगर प्रॉपर्टी याद नहीं भी है तो भी मल्टीप्लाई करके यही आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर वाई स्क्वायर आएगा, और आई स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो माइनस प्लस हो जाएगा। वैसे याद रख लो तो बेटर है कि मॉड जेड का स्क्वायर होता है। तो अब वैल्यूज रिप्लेस करते जाओ, मेरा लिखा हुआ है यहाँ पर, मैं वैल्यूज पुट कर रहा हूँ एक एक करके। तो चलो पहली वाली वैल्यू बता दो क्या लिखूं, z इंटू जेड कॉन्जुगेट की वैल्यू क्या लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखूं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसकी जगह लिख दिया, z की जगह x प्लस आई वाई ही लिखोगी, z कॉन्जुगेट की जगह x माइनस आई वाई लिखोगी, और माइनस आई टाइम्स x प्लस आई वाई लिखोगी, प्लस आई टाइम्स z कॉन्जुगेट होता है x माइनस आई वाई माइनस 7 इक्वल टू 0। हाँ बेटा डिस्कस करते हैं इसके बाद। अब क्या करोगे, जब भी ऐसी इक्वेशन बन जाए, एक चीज का याद रखो, जब भी ऐसी इक्वेशन बने आपको रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट कंपेयर करने होते हैं दोनों साइड, अगर अननोन्स की वैल्यू निकालनी है। पर हम देखते हैं इसको सॉल्व करके क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस का एक्स प्लस आई वाई, ओपन करो क्या आएगा, नेक्स्ट एक्स माइनस आई वाई, मल्टीप्लाई करो भी क्या आएगा, माइनस का आई एक्स आएगा माइनस का आई स्क्वायर वाई आएगा प्लस का आई एक्स आएगा माइनस का आई स्क्वायर वाई आएगा माइनस का 7 इक्वल टू 0। ये आ गया भाई, इसमें से कुछ कट रहा है क्या, क्या क्या कट जाएगा, कुछ भी नहीं कट रहा, अच्छा ये कट रहा है, आई एक्स माइनस का और आई एक्स प्लस का कट गया, और ये भी कट रहा है भाई, आई वाई और आई वाई भी कट गया, तो ये तो सारा रियल हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू मुझे पता है कितनी होती है, 2x आ गया, और आई स्क्वायर की वैल्यू क्योंकि -1 होती है और माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस वाई इन दोनों की जगह प्लस वाई प्लस 2y हो जाएगा माइनस 7 इक्वल टू 0। अब आपको वो कह रहा है कि इस सर्कल का, अच्छा जो पहले लग रहा था शायद पता नहीं सर्कल है नहीं है, अब तो देखकर पता लग रहा है सभी को सर्कल है। यस। और सर्कल का अब तो रेडियस बेटा निकाल लोगे ना, सेंटर और रेडियस दोनों निकल जाएंगे। एक्स स्क्वायर प्लस 2x लिखा है तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दो, वाई स्क्वायर प्लस 2y लिखा है तो वाई प्लस 1 का होल स्क्वायर बना दो। स्क्वायर बनाने में क्योंकि एक्स्ट्रा 1 और एक्स्ट्रा 1 लगाया हमने, -1 करना पड़ेगा, -7 साथ में लिखा हुआ है, तो उधर जाकर ये हो जाएगा 9। तो इसका सेंटर कितना हो गया भाई, सेंटर हो गया तुम्हारा h कॉमा k हो गया -1, और रेडियस कितना हो गया, 3 का स्क्वायर होता है 3 यूनिट्स। क्लियर है? यस। ठीक है, तो बेटा बस वैल्यूज पुट करी थी, इसमें तो कुछ कैलकुलेशन हल्का सा था, ठीक है, कुछ ज़्यादा इसमें कुछ कॉन्सेप्ट वगैरह यूज नहीं हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन था, ठीक है, समझ में आया? यस। ओके, बस वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने की और कुछ नहीं था।
ओके, फर्स्ट का 19 क्वेश्चन। 19 क्वेश्चन कह रहा है भाई, the angle of elevation of the top of the tower observed from each of the following points A, B, C, D on the ground। 4 पॉइंट्स हैं ग्राउंड पर और एक टॉवर का टॉप का हमने एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया उन चारों पॉइंटों से जो ग्राउंड के ऊपर है, फॉर्मिंग अ क्वाड्रिलेटरल। और क्या बन गया, एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, ए बी सी डी, ठीक है। और निकालना है हमें, और फिर कह रहा है जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो एंगल ऑफ एलिवेशन है वो सबका सेम है, मतलब वैल्यू सेम है, मतलब थीटा थीटा और थीटा। हर पॉइंट से जो एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा है टॉप ऑफ द टॉवर का, वो सबका क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। मतलब कुछ इस तरह से टॉवर होगा कोई, इसके टॉप का एंगल ऑफ एलिवेशन सभी पॉइंटों से, फिगर नहीं बड़ा मैसी सा बन जाएगा, मतलब ऐसे समझ लो ये 90 होगा, यहाँ पर बन रहा है थीटा, सारे थीटा बन रहे हैं इस तरह से, सी से भी, ए से भी और डी से भी। अब एक प्रॉपर्टी है जो याद रखनी है तुम्हें, क्या प्रॉपर्टी है, जब भी इस तरह से बोलेगा तुम्हें कि 2 पॉइंट नहीं, 2 नहीं 3 या 4 इस तरह से पॉइंट अगर आते हैं, तो एक चीज का याद रखना, अगर 3 पॉइंट होंगे तब भी ऐसे बनेगा और 4 पॉइंट होंगे तो भी ऐसे ही। इन चारों पॉइंटों से, या अगर ये 3 पॉइंट होते, ये तीनों के तीनों या चारों के चारों जो पॉइंट्स हैं, इनसे एक सर्कल पास कर सकते हो। यानी ये चारों के चारों पॉइंट क्या होंगे, ए बी सी एंड डी। ये सिर्फ तभी होगा जब ये सारे एंगल ऑफ एलिवेशन जो इसने बोले वो सारे सेम होंगे। ठीक है भाई, ये प्रॉपर्टी याद रखनी है। क्लियर है भाई, इसको देखो मैं प्रूव भी कर सकता हूँ, एक प्रॉपर्टी मैं तुम्हें बता देता हूँ। जैसे मैं ये सारे के सारे ट्रायंगल अलग से बना के दिखाता हूँ तुम्हें। मान लो ये ओ है, ओ पी ऐसे बना रहा हूँ, देखो ट्रायंगल ओ पी, और बी लेते हैं ऐसे, अलग से दिखा देता हूँ। ये एंगल है बी और ये थीटा बना रहा है, फिर ऐसे ही दोबारा ओ पी, फिर ए से बी थीटा बन रहा है, फिर ओ पी, ये है लेट्स से सी, और ये है ओ पी, ये है डी, सभी का एंगल थीटा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो मुझे एक चीज बताओ, अगर मैं निकालता हूँ इसकी हाइट मान लेता हूँ एच है, जो टॉवर है ओ से लेकर पी तक एच मान लेता हूँ, सबका हाइट सेम होगा, ठीक है यहाँ तक। अब मैं अगर वैल्यूज निकालता हूँ, लेट्स से कॉट निकालते हैं, तो कॉट क्या आएगा भाई, कॉट थीटा पहले वाले ट्रायंगल में लगाओ, क्या आएगा, कॉट होता है बेस अपॉन, क्या होता है भाई, बेस अपॉन बेस। तो बेस क्या होगा इसमें, ओबी, ओबी डिवाइड बाय एच। नोटिस करो ओबी की वैल्यू कितनी आ गई, एच कॉट थीटा। दूसरे वाले से भी निकालो, क्या आएगा, ओ ए की वैल्यू क्या आएगी, एच कॉट थीटा। यहाँ से निकालोगे ओ सी की वैल्यू, वो भी क्या आएगी, एच कॉट थीटा। और यहाँ से ओ डी की वैल्यू निकालोगे तो ये भी क्या आएगी, एच कॉट थीटा। तो एक बात समझ में आई, जो मैं बोल रहा था कि इस तरह से एक सर्कल पास कर सकते हैं, उसका रीजन देखो क्या लॉजिक है, ओ से ए, ओ से बी, ओ से सी, ओ से डी, ये सारे के सारे इक्वल है, किसके इक्वल है, एच कॉट थीटा। ये बात समझ में आई सभी को, बोलो भाई सभी को क्लियर है। Yes, sir. और यही हमारा पता है क्या होता है, यही हमारा क्या होता है, सर्कम रेडियस होता है, जो मैं बोल रहा हूँ कि एक सर्कल पास कर सकते हैं। समझ आ गया सभी को भी, देखो ओ बी, ओ ए, ओ डी और ओ सी, ये बात समझ में आ गई होगी कि अगर ओ से इन चारों पॉइंटों का डिस्टेंस सेम है तो एक सर्कल पास हो सकता है ना, विद रेडियस ओ ए, ओ बी और ओ सी। क्लियर है, यस सर। ठीक है। बस इतनी सी बात थी इसमें, बाकी वो कुछ वो जो एप्लीकेशन ट्रिग्नोमेट्री लगाकर वैल्यूज निकालते हैं उसका कुछ लॉजिक नहीं इसमें। अब जो निकालने को कह रहा है, मतलब अगर किसी बच्चे को समझ में आ गया, अच्छा ये सिर्फ 4 पॉइंटों के साथ नहीं, तो मैंने बोला अगर 3 पॉइंट भी होते, अगर वो ऐसे बोलता कि ए बी सी 3 पॉइंट है, वहां से एंगल ऑफ एलिवेशन टॉप का बना, टॉवर का, वो थीटा बना, तो तब भी ध्यान रखना उन तीनों पॉइंटों से जो रेडियस होगा ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये सर्कम सेंटर होगा ओ, और इस पॉइंट से ओ ए, ओ बी और ओ सी जो होंगे वो क्या होगा, सर्कम रेडियस के इक्वल होगा, आर के इक्वल। क्लियर है, ठीक है भाई। Yes, sir. अच्छा अब उसने बोला क्या था, यहां तक बेटा सभी को आगे समझ में। therefore O is the center of circum center, मतलब एक ऐसा सर्कल जो
इन चारों वर्टिसेस से पास होगा, वो उसका सेंटर है और ये आर रेडियस है उसका। तो अगर ये सेंटर है और ये कौन सा ट्रायंगल, कौन सा क्वाड्रिलेटरल बन गया भाई, छोटी क्लासेस में आप पढ़ते थे, अगर एक सर्कल पास हो रहा है इस तरह से, तो ये क्वाड्रिलेटरल कौन सा क्वाड्रिलेटरल है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है ना। देयरफॉर ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। ठीक है भाई यहाँ तक यस सर। किसी को याद आ रही है? छोटी क्लासेस में एक प्रॉपर्टी थी, सर्कल्स अगर पढ़ाओ 9th 10th में, 9th 10th में सर्कल पढ़ाओ, 11th या 11th 12th का नहीं, वो तो बहुत सारी प्रॉपर्टीज वगैरह थी, सर्कल तो मैंने शायद बीच में छुड़वा भी दिया था, थोड़ा सा पूरा नहीं कराया था, लेकिन कम से कम तुम्हें प्रॉपर्टीज तो याद होंगी भाई सर्कल की। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बताओ क्या क्या प्रॉपर्टीज थी, मतलब एक थ्योरम होती थी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऊपर, याद हो तो किसी को याद है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक बेटा थ्योरम होती थी, क्या थ्योरम होती थी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के ऑपोजिट एंगल का सम कितना होता है, याद आ गया? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के जो ऑपोजिट एंगल होते हैं, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ, लिख लो याद नहीं है तो, ऑपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर क्या होते हैं, सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री का मतलब समझ गए ना, दैट इज एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल बी प्लस एंगल डी, कितना होता था 180। क्लियर है? क्लियर है यहां तक भाई? Yes. तो अब मुझे शायद बताने की जरूरत नहीं है, निकालना क्या था बताओ, क्या निकालना था, किसकी वैल्यू निकालनी थी हमें? हमें निकालना है फाइंड, फाइंड करना है भाई 10A प्लस 10B प्लस 10C प्लस 10D। और अभी हमने लाइक डिस्कस किया कि ऑपोजिट एंगल का सम कितना होगा, सप्लीमेंट्री होगा। तो ए और कौन सा एंगल सप्लीमेंट्री है, ये सॉरी डी है लास्ट में, ए और सी सप्लीमेंट्री है और बी और डी सप्लीमेंट्री है। तो किसी एक को चेंज कर देते हैं, बताओ किसको चेंज करूं? भाई इनमें से किसी एक को चेंज कर दो, 10A को चेंज करूं या सी को चेंज करूं बताओ? सी को कर दें, मर्जी है तुम्हारी। बी को रखते हैं एज इट इज, सी को चेंज कर देते हैं, सॉरी डी को चेंज कर देते हैं। सी की जगह 180 माइनस ए लिख दूं और डी की जगह 180 माइनस 180 माइनस क्या कर दिया मैंने, अच्छा यहाँ बी था सर, सी की जगह 180 माइनस ए लिख दिया और डी की जगह 180 माइनस बी लिख दिया भाई, क्योंकि ऑपोजिट एंगल जो है वो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के सप्लीमेंट्री है। तो ए प्लस सी आपका 180 है, बी प्लस डी आपका 180 है। तो फिर 180 माइनस थीटा क्या होता था 10 में, याद है? नेगेटिव होता है पॉजिटिव होता है? पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है भाई? सेकंड क्वाड्रेंट है ना, सेकंड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होता है भाई। समझ में आ गया क्वेश्चन? ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। सेक्शन 2 क्वेश्चन नंबर 5, सेक्शन 2 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 लेट, अच्छा तुम्हें याद आ रहा है इस क्वेश्चन से पहले वो याद आ रहा है, लेबिनिज थ्योरम कराई थी भाई मैंने, सभी को याद है? यस सर। तो लेबिनिज थ्योरम, तो वो जो थ्योरम है ना वो सम को देखकर ही पता लग जाता है, इसमें पक्का वाली लगेगी, है ना। तो अब जो मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ, जिन्होंने करा होगा पेपर में उनको आइडिया लग गया होगा, और अभी नहीं लगा है तो आप देख लो यार। 0 से x e की पावर माइनस टी एफ एक्स माइनस टी और साथ में dt, ये दिया हुआ है, इक्वल दिए हुए ये दोनों, और एंड ये भी दिया हुआ है कि f0 की वैल्यू 0 है। देन निकालना क्या है अभी, f3, और ये किसमें निकालना है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में। f3 की वैल्यू निकालनी है, और f3 की वैल्यू निकालने के तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन निकालना है कि क्या आएगा वैल्यू, और f0 में दिया हुआ है 0 है और स्टार्टिंग में ये दिया हुआ है। तो सबसे पहले आपको देखकर क्या समझ में आ रहा है कि भी लेफ्ट साइड पे fx है वो तो ऐसे कैसे लिखना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर को भी एक्स स्क्वायर लिखना पड़ेगा, और ये जो लिखा हुआ है इंटीग्रेशन 0 से x, इसको देख के कुछ समझ में आया कि क्या करना है? सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इसको इवैल्यूएट करने के लिए क्या करेंगे सबसे पहले, कुछ समझ में आया? टी के बदले e के साथ टी के बदले एक्स डाल देंगे।
लिबनिज टी के बदले एक्स डाल देंगे। बिल्कुल ठीक है भाई। सबसे पहले तो आपको डेफिनेट इंटीग्रल की एक प्रॉपर्टी याद आ गई है ना, ये कह रहे हो है ना। सर लिबनिज थ्योरम लगा के टी के बदले x आ जाएगा ना। पहले मैं डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगाऊं या लेबनिज थ्योरम लगाऊं डायरेक्टली, बताओ इसमें। डायरेक्टली लगा दूं, बोलो भाई। डायरेक्टली लगा दें या पहले प्रॉपर्टी लगाऊं डेफिनेट इंटीग्रल की जीरो से ए वाली, बताओ। अच्छा मुझे एक चीज बताओ, ये जो जीरो से एक्स लिखा हुआ है, जब इंटीग्रेट करेंगे तो एक्स को किसकी तरह ट्रीट करेंगे? इंटीग्रेटिंग वेरिएबल कौन है यहाँ पर? टी। इंटीग्रेटिंग वेरिएबल टी है, तो एक्स को एक एज अ कांस्टेंट ट्रीट करेंगे जब इंटीग्रेट इवैल्यूएट करेंगे। ये बात तो क्लियर है? ठीक है। तो लेट्स से मैं क्या करता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस, पहले इसमें जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी लग रही है वो लगा दो इधर। क्या आएगी जीरो से ए वाली प्रॉपर्टी? तो एक्स की जगह क्या आ जाएगा, सॉरी टी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स माइनस टी। ए माइनस एक्स लिखते थे ना, तो ए माइनस एक्स की जगह यहाँ पर ए आपका एक्स है और टी आपका एक तरह से एक्स का काम कर रहा है, तो ए माइनस एक्स लगा दिया एफ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स को एक्स ही रखेंगे, टी की जगह क्या हो जाएगा एक्स माइनस टी, तो वो प्लस हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है। और डी टी, ठीक है, क्या आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जीरो से एक्स ई की पावर हो गई माइनस एक्स, और इंटू में ई की और टी, जो प्लस आया उसको अलग कर दिया मैंने, और एफ के साथ क्या बचेगा, एक्स एक्स उड़ गया भाई, टी डी टी, ये आ गया। अब मुझे एक चीज बताओ, अभी जैसे अब मैंने डिस्कस किया कि भाई जब इंटीग्रेटिंग वेरिएबल हमारा टी है तो एक्स वाला जो भी टर्म होगी उसको कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो ये जो ई की पावर माइनस एक्स है इसको कहाँ लेके आ सकता हूँ, बाहर ले आऊं? यस। तो भाई इसको ले आते हैं बाहर, ई की पावर माइनस एक्स बाहर आ गया, जीरो से एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी, ये आ गया। ठीक है, अब क्या करें, अब आगे तो फर्दर और सॉल्व नहीं होगा, राइट। तो अब क्या करते हैं, जो आप बोल रहे हो क्या लगाते हैं इसमें, लेबनिज थ्योरम लगा दें? यस सर। लगा दी, चलो बताओ क्या लिखूं, कैसे लिखते थे लेबनिज थ्योरम, क्या कहता है, लेफ्ट साइड पे लगाओगे मतलब डिफरेंशिएट कर रहे हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्या आएगा एफ डैश एक्स, लेफ्ट साइड पे एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2x। 2x, ठीक है। अच्छा इसमें क्या लगाना पड़ेगा, अब x वेरिएबल का काम करेगा, अब ऐसे नहीं कि x को कांस्टेंट मान लोगे, तो ये एक तरह से मान लो फर्स्ट फंक्शन है और ये आपका पूरा का पूरा जो इंटीग्रेशन वाला पार्ट है वो सेकंड फंक्शन है, तो इसमें क्या लगाना पड़ेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा, राइट। प्रोडक्ट रूल कहता है कि e की पावर माइनस एक्स को रखा बाहर, डेरिवेटिव करना पड़ेगा किसका, जीरो से x e की पावर t एफ टी डी टी का, ठीक है, प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से x एफ टी सॉरी ई की पावर टी एफ टी डी टी बाहर रखा, और ई की पावर माइनस एक्स का इंटीग्रेशन कोई बताएगा, सॉरी डेरिवेटिव कितना आएगा, ई की पावर माइनस एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा, ई की पावर माइनस एक्स ही आएगा और इंटू में माइनस वन है ना, ठीक है भाई। यस सर। अब ऊपर वाले में लेबनिज थ्योरम लगा दो, इस वाले में, इस वाले पार्ट में लगा दो लेबनिज थ्योरम, क्या कहती थी वो, बाकी एज इट इज क्या आएगा, एफ डैश एक्स आएगा तुम्हारा 2x प्लस ई की पावर माइनस एक्स, बताओ क्या लिखूं, क्या लिखे भाई, e to the power x into f। ई टू द पावर एक्स एफ एक्स, और जिस जो ऊपर x लिखा हुआ है उसका डेरिवेटिव जो कि कितना आएगा, 1 ही आएगा, राइट। ऐसे लिखते थे ना भाई, लेबनिज थ्योरम सभी को याद है, लिखूं बेटा, रूल लिखूं पहले, याद है सर। याद है, ठीक है, कोई ऐसा बच्चा तो नहीं है जिसको याद नहीं है भाई, ठीक है। फिर माइनस क्या होगा, माइनस भी तो करते थे, फिर आगे माइनस करने की जरूरत नहीं है, रीजन क्योंकि अब क्या करना है आपको, जीरो रखोगे आप, ई की पावर जीरो एफ जीरो, लेकिन जब जीरो का डेरिवेटिव करोगे तो वो डेरिवेटिव जीरो ही आएगा, तो अगर नीचे यहाँ पर तुम्हें अगर कांस्टेंट दिखे तो फिर आगे लिखने की जरूरत ही नहीं पड़ती, मतलब मैं लिखूंगा बट वो जीरो ही आएगा, तो लिखने की जरूरत ही नहीं, हटाई दो उसे। और प्लस अब ये वाला बचा भाई पार्ट, इसका बताओ अब क्या करें, ये आ गया, अब क्या करें इसका, इसकी वैल्यू क्या रखें, ये किसके इक्वल था भाई, हमारा पहला किसी के इक्वल था क्या ही,
ये तो हमारा यही वाला फंक्शन लिखा हुआ है ना, क्या करें भैया इसका? बताओ भाई क्या करें हम इसका? अच्छा एक मिनट, ये हमारा माइनस का क्या लिखा हुआ है? ये बाहर लिख लूँ, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, और ऐसे चल रहा है ना 0 से एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी। ये जो पार्ट है, ये जो पार्ट है, ये नोटिस करना, ये तो लिखा ही हुआ था पहले से। देखो ये रहा, यहाँ से निकल सकती है इसकी वैल्यू भी। देखो हम इसकी वैल्यू कह रहे हैं, इसकी वैल्यू निकालने की कह रहे हैं। ये जो मैं सर्कल कर रहा हूँ, ई की पावर माइनस एक्स इंटीग्रेशन 0 से एक्स ई की पावर टी एफ टी डी टी, यही लिखा हुआ है ना। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? अगर सर्कल वाले पोर्शन की वैल्यू निकालूंगा तो क्या आएगा भाई? एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना। Yes, sir. ये ठीक है, क्योंकि इसकी वैल्यू इवेल्युएट नहीं हुई है तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। क्या आ गई? एफ एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ रख दूँ, एफ डैश एक्स इक्वल टू चल रहा है 2x प्लस ई के और माइनस एक्स ई के और एक्स एफ एक्स माइनस 0, हटाई दो 0 को, और इसकी जगह मैं लिख रहा हूँ कितना? एफ एक्स माइनस एक्स। तो ये ठीक है भाई, यहाँ तक ठीक है भाई? यस सर। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया? अब ओपन कर रहा हूँ, क्या आएगा? 2x प्लस इसको मल्टीप्लाई करोगे इससे भाई ई की पावर माइनस एक्स और ई के एक्स तो कट जाएगा, प्लस का एफ एक्स ही बचेगा। दूसरा वाले ब्रैकेट को ओपन करोगे माइनस एफ एक्स और प्लस एक्स स्क्वायर, क्या आ गया? ये दोनों भी कट गए भाई, क्या बचा? एफ डैश एक्स इक्वल टू आ गया भाई तुम्हारा 2x प्लस एक्स। यहाँ तक सबको आया समझ में? ठीक है भाई? यस सर। बोलो बेटा, कोई स्टेप नहीं आया तो दोबारा पूछो, अगर नहीं समझ में आया तो। क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो हमने वैल्यू निकाल के पुट करा और अब ये बन गया हमारा फाइनल इक्वेशन। अब निकालना क्या था भाई? क्वेश्चन भूल गए क्या था? क्वेश्चन निकालना था भाई अच्छा f0 हमें 0 दिया हुआ है और निकालना है हमें f3 निकालना है। फंक्शन की वैल्यू 3 पे इवैल्यूएट करनी है, बट इस बार तो fx गायब ही हो गया भाई। अगर fx गायब हो गया और f डैश x चल रहा है तो फिर क्या निकालना पड़ेगा? इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, राइट? एक्चुअली क्वेश्चन 1 किया। इंटीग्रेशन कर दो भाई बोथ साइड, तो इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आएगा? यहाँ पर तो fx हो जाएगा आपका, 2x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्या आएगा? x स्क्वायर बाई 2 इंटू 2 कट जाएगा, एक्स क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट मत भूल जाना c। और इसने ये जो इन्फॉर्मेशन दी थी f00 वो इसलिए दिया था ताकि इसका जनरल सॉल्यूशन निकल सके। तो अगर आप इधर f0 की जगह 0 रखते हो, x की जगह 0 रखते हो, तो c भी क्या आ गया भाई? c भी 0 आ गया। c को बैक सब्स्टिट्यूट कर दो तो fx की वैल्यू क्या आ गई? एक्स स्क्वायर प्लस यही आ गया एक्स क्यूब बाई 3। और निकालना क्या था? f3 निकालना था। 3 का स्क्वायर आएगा 9, 27 बाई 3 ये भी 9, 18 आ गया। और इसका क्या निकालना? ग्रेटेस्ट इंटीजर। तो पागल बना रहे, ग्रेटेस्ट इंटीजर भी वही तो आएगा, 18 ही आएगा। ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। बोलो बेटा, किसी को डाउट इसमें? नेक्स्ट है हेमंत का सेक्शन ए का 16 क्वेश्चन। सेक्शन ए का 16 क्वेश्चन भाई कह रहा है 16 इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। जो कह रहे थे भाई प्लेन और लाइन 3D के क्वेश्चन देख लो, ये 3D का ही क्वेश्चन है। अब देखने में थोड़ा सा लग रहा है अजीब सा, लेकिन देखना कितना सिंपल क्वेश्चन है। इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन थ्रू द ऑरिजिन, कह रहा है एक ऑरिजिन से एक लाइन पास करनी है एंड, तो ऑरिजिन से मतलब उसने एक पॉइंट तो दे दिया भाई लाइन की इक्वेशन बताने के लिए भी क्या चाहिए होता है? एक तो पॉइंट चाहिए होता है और दूसरा एक वो वाला वेक्टर चाहिए होता है जो उसके साथ पैरेलल पता लग जाए और आंसर आ जाता है। तो कह रहा है इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बताओ थ्रू ऑरिजिन, ऑरिजिन से पास हो, एंड पैरेलल टू द लाइन। लाइन क्या दी हुई है? ऐसे दी हुई है। एक तो ये दिया हुआ और इक्वल टू में ही लिखा हुआ है आगे, इक्वल टू b माइनस सी टाइम्स एक्स
c माइनस ए टाइम्स y और a माइनस बी टाइम्स z। अच्छा, इन दोनों को देखकर, मतलब ये इक्वल टू इस तरह से लिखा हुआ है, इन दोनों को देखकर समझ में आ रहा है कि ये तो लेफ्ट साइड पे भी एक प्लेन की इक्वेशन है और राइट साइड पे भी वो एक प्लेन, दो प्लेन दिए हुए बेसिकली, है ना? ये बात समझ में आ गई? यस सर। और दो प्लेनों के इंटरसेक्शन से एक लाइन पास होती है, ये वाली पता है ना? यस सर। अच्छा, तो मैं क्या लाइन की इक्वेशन निकालूं, मतलब इसको सॉल्व करने बैठूं जैसे वो करता था कि भी अगर दो प्लेन दिए हुए, जैसे किसी ने पूछा भी था डाउट एक बार, काफी ने शायद पूछा था कि अगर सर दो प्लेन गिवन हो तो उनके लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से जो लाइन, मतलब जो इंटरसेक्शन ऑफ लाइन होगा उस लाइन की इक्वेशन कैसे निकलते, तो मैंने बताया था इधर उधर मैनिपुलेट करके z की वैल्यू k मान लो, y को भी ले आओ k की टर्म्स में, x को भी ले आओ k की टर्म्स में, सबको इक्वल तो लाइन बन जाती है। कर सकते हैं, बट इसका करोगे बहुत बड़ा अजीब सा हो जाएगा, राइट? तो एक काम करो, इसने बोला है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्ट्रेट लाइन थ्रू द ओरिजिन एंड पैरेलल टू द लाइन। ये मुझे एक चीज बताओ, ये दो प्लेन है, अगर प्लेन के साथ लाइन पैरेलल है, प्लेन के साथ अगर लाइन पैरेलल है तो प्लेन का जो नॉर्मल होगा वो लाइन के साथ क्या होगा? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, पहले ये मान लेता हूँ, लेट लाइन के डी आर जो है वो मान लेते हैं क्या है, कैपिटल ए बी और सी मान लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर पहले वाला प्लेन को देखकर जल्दी से बता दो इसके नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो कितने हैं, n1 वाले? बी प्लस ए, बी प्लस सी प्लस ए और ए प्लस बी। और दूसरे के कितने? बी माइनस सी माइनस ए और ए माइनस बी, ठीक है? एक क्वेश्चन है अब हाँ बेटा, क्या कह रहे हो? जो इसमें डी आर होते हैं उनमें जो लैम्डा होता है वो रियल नंबर होता है या फिर इंटीजर? जो डी आर से वो क्या क्या पूछ रहे हो? उनमें जो लैम्डा होता है मल्टीपल स्केलर मल्टीपल वो रियल नंबर होता है या फिर इंटीजर? कोई भी रियल नंबर बेटा, इंटीजर नहीं, कुछ भी हो सकता है। ठीक है? ओके लैम्डा के लिए 1/2 भी हो सकती है, 1/3 भी हो सकती है, 1/4, 1/√2 भी हो सकती है, कोई भी रियल नंबर होता है, क्लियर? ओके। ठीक है? और मतलब वो रियल नंबर इनफाइनाइट है तो फिर इनफाइनाइट प्लेन पास हो सकते हैं। तो अब मुझे एक चीज बताओ, अब इन दोनों में कनेक्शन बता दो, लाइन के डीआर में और n1 और n2 में क्या कनेक्शन होगा? परपेंडिकुलर होंगे भाई, नॉर्मल तो फिर परपेंडिकुलर होगा ना, क्लियर है? यस सर। तो क्या रिलेशन बन जाएगा? a मल्टीप्लाइड बाय b प्लस सी, b मल्टीप्लाइड बाय c प्लस ए, c मल्टीप्लाइड बाय a प्लस b, और इसी तरह से a मल्टीप्लाइड बाय b माइनस सी, b मल्टीप्लाइड बाय c माइनस ए और c मल्टीप्लाइड बाय a माइनस b, दोनों जीरो होंगे, राइट? अब वो याद आ गया कि जब दो ऐसे इक्वेशन बनती थी तो ए बी सी की एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकलेगी, यूनिक मतलब सॉल्यूशन नहीं बता सकते क्योंकि दो ही इक्वेशन है, लेकिन रेशियो तो बता सकते हैं। याद है वो डिटरमिनेंट फॉर्मूला क्या करते थे? ए के नीचे बताओ क्या लिखते थे? ए के नीचे क्या करते थे? ये वाले कोएफिशिएंट गायब कर देते हैं, ये मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस ये वाले करते हैं, क्या आएगा? c प्लस ए इंटू ए माइनस बी, और माइनस हो जाएगा c माइनस ए टाइम्स ए प्लस बी। याद आ रहा है? बोलो भाई, सभी को क्लियर है क्या कर रहा हूं मैं? या फिर एक काम करो, ये वाला क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड मत करो यार, इससे ज्यादा इजी क्या है, जब आप कह रहे हो कि ये दोनों के साथ परपेंडिकुलर है तो एक काम करो ना, n1 और n2 का क्या निकाल दो, n1 और n2 का क्या निकाल दो? क्रॉस ही निकाल दो ना, इनका क्रॉस निकाल दो, क्या आएगा? अब आप कहोगे सर क्रॉस क्यों, लैम्डा टाइम्स लिखना चाहिए, तो लैम्डा टाइम भी लिख दो क्योंकि हमें तो डायरेक्शन रेशियो से मतलब है, तो लैम्डा लिखकर भी डायरेक्शन रेशियो सिंपलेस्ट टर्म में निकालोगे तो लैम्डा गायब करना पड़ेगा, तो फायदा फर्क नहीं पड़ता, ठीक है? तो इन दोनों का निकाल दो भी, क्या आएगा? आई जे के, क्या लिखूं? पहले आएगा b प्लस सी, वही आएगा जो मैं मल्टीप्लाई कर रहा था, लेकिन उसको ऐसे बता रहा हूं मैं, b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, क्या आएगा भाई निकालो? c प्लस ए टाइम्स हो जाएगा a माइनस बी माइनस जे, b प्लस सी के साथ हो जाएगा क्या बेटा? R2 माइनस R3। R2 माइनस, R3 समझा नहीं क्या पूछ रहे हो? R2 माइनस R3 कर दो, ऑपरेशन लगा R2 माइनस R3। R2 माइनस R3, R क्या है और R2 R3 क्या बोल रहे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पूछ रहे हो? रोज, अच्छा ठीक है। अच्छा हाँ, लाइक मैं प्रॉपर्टीज भी लगा सकता हूँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, अगर मैं माइनस कर दूंगा तो ज़्यादा इजी हो जाएगा,
कैलकुलेट करना, बिल्कुल ठीक है भाई। प्रॉपर्टी से लगा दो, R2 में से आप कह रहे हो प्रॉपर्टी R3 माइनस कर दो, ठीक है कर दिया, क्या आएगा? माइनस करूँ ऐड कर दूँ? ऐड ही कर दो, ऐड करने से भी सी उड़ जाएगा, क्या आएगा? 2b 2c 2a, फिर 2 कॉमन ले लोगे बाहर, ये आ जाएगा, फिर b माइनस सी माइनस ए माइनस बी, और इसमें भी फिर क्या करो, अब की बारी R3 में से R2 माइनस कर दो, क्या आएगा? बी सी ए माइनस सी माइनस ए माइनस बी, ठीक है भाई, क्लियर है यहाँ तक? यस सर। ठीक है, बस अब ओपन कर दो, माइनस भी कॉमन ले लो, चलो ओपन कर दो, क्या आएगा? आई के साथ सी बी माइनस ए स्क्वायर माइनस जे के साथ बी स्क्वायर माइनस ए सी और के के साथ बी ए माइनस सी स्क्वायर। हमें तो सिंपलेस्ट रेशियो निकालनी है और डायरेक्शन रेशियो लेनी है, तो डी आर क्या आ गया भाई? डी आर ऑफ लाइन जो होगा, क्योंकि n1 क्रॉस n2 ही हमारा पैरेलल होगा किसके साथ? लाइन के साथ, तो लाइन के डी आर क्या आ गए भाई? माइनस से मल्टीप्लाई करके ए स्क्वायर माइनस सी बी, इधर मल्टीप्लाई करोगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए सी, और ये आएगा सी स्क्वायर माइनस ए बी। आया सभी को समझ में भाई? डायरेक्शन रेशियो लेने हमें, तो ये -2 या 2 जो लिखा है वो हटा सकते हो तुम, ये आ गया डायरेक्शन रेशियो। अब क्या निकालनी थी? इक्वेशन ऑफ लाइन लिखनी थी, x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जेड माइनस जीरो डिवाइड बाई ये जो डायरेक्शन रेशियो है, ए स्क्वायर माइनस सी बी स्क्वायर माइनस ए सी और सी स्क्वायर माइनस ए बी। ऑप्शन ये वाला, यस सर। कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन, ए स्क्वायर माइनस सी बी सी बी स्क्वायर माइनस सी ए सी स्क्वायर माइनस ए बी, ठीक है भाई? Yes, sir. Yes. ऐसा समझ में? ये सभी का हो गया था वैसे, बाकी सबका जिन्होंने नहीं पूछा भाई डाउट हो गया था, चलो बहुत अच्छे। नेक्स्ट, और किसी का बेटा डाउट? अच्छा वो सबने कर लिया था, लॉजिकली इक्विवेलेंट प्रोपोजिशन बताना है, पी ये वाला क्वेश्चन नंबर 20 हो गया था बेटा, ट्रुथ टेबल याद है सभी को? ये छोड़ दिया वाला क्वेश्चन किया भी सभी ने? मैथमेटिकल रीजनिंग वाला बेटा सभी ने करा था ये क्वेश्चन, ये नहीं करा? सर किया था। अच्छा एक और आया था न्यूमेरिकल बेस्ड जो था, 7th क्वेश्चन सेक्शन बी का, द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट, एक पॉइंट दिया हुआ जिसका पोजीशन वेक्टर है -1 -5 -10, इस पॉइंट का कह रहा है डिस्टेंस निकालो, कहां से? जहां पर ये लाइन थ्री का क्वेश्चन, और प्लेन, एक प्लेन दिया हुआ है x माइनस वाई प्लस जेड इक्वल टू 5, जहां पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, तो जहां पर लाइन और जहां पर प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है, उन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से ये जो पी पॉइंट है उसका डिस्टेंस निकालना है। हो जाएगा गलत? करा सभी ने? यस सर कर लिया था। डिस्कस तो नहीं करूं, बताओ या करूं इसे? हैंड रेज कर दो भी जिनको लगता है डिस्कस करना है क्वेश्चन कि पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाइन और प्लेन का कैसे निकालते हैं। ओके कोई भी हैंड रेज नहीं कर रहा, चलो अच्छी बात है, सभी को आता है, गुड। और कोई क्वेश्चन? तो आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। हाँ क्या बेटा? हम तो क्वेश्चन में आर्टिकल वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन का दिखाऊं? क्वेश्चन दिखाऊं? आर्टिकल वाला क्वेश्चन है, मुझे याद है। थोड़ा तेज बोलो, आखिरी में जो क्वेश्चन है। न्यूमेरिकल में आर्टिकल वाला क्वेश्चन। यार तुम्हारी आवाज ढंग से क्लियर नहीं आती, क्या पूछ रहे हो? आखिरी क्या बोल रहे हो? जोर से बोलो थोड़ा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में आर्टिकल वाला क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन कह रहे हो? कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन वाला? वो सर उससे एक ऊपर, उससे एक ऊपर था, नंबर ऑफ वेज ऑफ विच द लेटर्स ऑफ द वर्ड आर्टिकल, ये वाला? तो इसमें सिर्फ ये पूछना था कि जो ओड नंबर है वहाँ पे भी लिख सकते हैं कौन से? पढ़ लेता हूँ एक क्वेश्चन क्या कह रहा है।
the number of ways in which the letters of the word article ARTICLE can be rearranged so that even places are always occupied by the consonants. Okay, तो पहले कितने लेटर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 हैं। 1 2 3 4 5 6 7 7 प्लेसेस में से कह रहा है ये इवन प्लेसेस पर सिर्फ आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट्स। ठीक है, इवन प्लेसेस पे भी कॉन्सोनेंट्स पे रखना है। कॉन्सोनेंट्स कौन कौन से हमारे भी? कॉन्सोनेंट है आर टी सी एल। अच्छा, 4 कॉन्सोनेंट है और प्लेसेस 3 है। तो मतलब ये कह रहा है कि जो इवन प्लेसेस हैं वहां पर कॉन्सोनेंट्स ही आने चाहिए। अब सारे के सारे तो नहीं रख सकते, ये तो बात क्लियर होगी, क्योंकि कॉन्सोनेंट ज्यादा है और प्लेसेस कम है। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई ना कोई एक कॉन्सोनेंट रह जाएगा जो ऑड प्लेस पे आएगा, और बाकी जो बचेंगे ऑड प्लेसेस उन पर जो वॉवल्स है वो आएंगे। क्लियर हो गया क्वेश्चन? अब यस मतलब सारे तो मैं रख ही नहीं सकता ना, क्योंकि है ही 3 प्लेस। तो मैं क्या करूंगा भाई, 4 कॉन्सोनेंट और 3 प्लेस, तो पहले चुनना पड़ेगा। चुन लो। तो आउट ऑफ 4 कॉन्सोनेंट्स 3 कैन बी चूजन इन कितने वेज? 4C 3 वेज। चुन लिया। अभी अरेंज नहीं करा, चुना है सिर्फ। नाउ these 3 chosen consonants can be arranged in, मैं कितने वेज में अरेंज कर सकते हैं? फैक्टोरियल 3 वेज में। कोई रिपीटेशन तो नहीं है? आर्टिकल नहीं, रिपीटेशन कुछ नहीं है। तो 4 में से 3 चुने और उन 3 को इवन प्लेसेस पे रख दिया। अब कितने लेटर्स बचे? नाउ रिमेनिंग 4 लेटर्स बचे भाई। एक तो कॉन्सोनेंट बचा और 3 वॉवल बचे। कौन कौन से? ए आई ई, 3 वॉवल, और एक जो बच गया कॉन्सोनेंट वो पता नहीं कि कौन सा है, बट है। तो वो जो 4 लेटर होंगे कैन बी अरेंज्ड इन, उनको भाई 4 प्लेसेस पर ही रखना पड़ेगा। तो 4 फैक्टोरियल वेज में रख सकते हैं। उनको मैंने अरेंज ही कर दिया डायरेक्टली। तो पहला चुनने के तरीके थे 4C 3, उन 3 को रखने के इवन प्लेसेस के तरीके थे फैक्टोरियल 3, और अब जो 4 लेटर बचे हुए हैं उनको अरेंज करने के तरीके भी है 4 फैक्टोरियल। तो आंसर आएगा 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाय 3 फैक्टोरियल। 1 फैक्टोरियल 1 होता है, इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो ये कट गया भाई। और 24 इंटू 24 कितना होता है? 24 का स्क्वायर 576, राइट। तो 576 तरीके होंगे इस तरह से करने के। क्लियर है सभी को? यस सर। हाँ, मतलब इसमें ये मत कंफ्यूज हो जाना कि क्वेश्चन ही रॉन्ग है, कि इसने बोल दिया कि भाई जो इवन प्लेसेस है दैट आर ऑक्यूपाइड बाय ओनली कॉन्सोनेंट। तो ठीक है भाई, 4 कॉन्सोनेंट है लेकिन उन्हीं में से आएगा कोई ना कोई। मतलब वो कह रहा है कि वॉवल नहीं आएगा इधर। और अब तुम सोच रहे होगे कि यार ज्यादा हो गई कॉन्सोनेंट तो, और प्लेसेस यहाँ पर कम दिए हुए हैं। तो कोई बात नहीं, कोई एक कॉन्सोनेंट बच जाएगा, वो जो बाकी ऑड प्लेसेस है वहां पर आएगा। क्योंकि इसने ये तो नहीं बोला ना कि अगर ये बोलता कि ऑड प्लेसेस पर सिर्फ वॉवल्स आएंगे और इवन प्लेसेस पे सिर्फ कॉन्सोनेंट आएंगे, तब गड़बड़ होता है क्वेश्चन। तब गड़बड़ ये हो जाती कि एक जो कॉन्सोनेंट बच गया वो तो भाई ऑड प्लेस पे रखना ही पड़ेगा, क्योंकि इवन प्लेस है ही 3। समझ में आया? सर अगर 3 कॉन्सोनेंट्स हो फिर रख सकते हैं? अच्छा, मान लो ऐसे होता, तुम कह रहे हो, चलो हाँ मतलब ऐसे कह रहे हो ARTICL, इसमें से आर हटा देते, गायब कर देते हैं। कहते हैं भाई 1 2 3 4 5 6, 1 2 3। अब 3 प्लेसेस हैं इवन और 3 ही कॉन्सोनेंट है, तो उनको अरेंज करने के तरीके 3 फैक्टोरियल। अब चुनने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि तीनों की तीनों ही रखने पड़ेंगे, तो तीनों को ही चुनना है। तो तीनों को चुनने का तरीका तो एक ही होगा, उसमें कॉम्बिनेशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। और जो बचे हुए 3 हैं जो वॉवल्स हैं, उनके लिए भी 3 प्लेसेस बचेंगे। तो फिर आंसर ये होगा 36 तरीके। क्लियर है? नहीं सर, फिर उस और प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट नहीं रख सकते? फिर 4 प्लेसेस पे और प्लेसेस पे कॉन्सोनेंट। ऑड प्लेसेस पे नहीं। अब इसने क्या बोला, देखो क्वेश्चन अगर ये वाला स्टेटमेंट ये है कि इवन प्लेसेस आर ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट, तो इवन प्लेस अगर 3 है और 3 ही तुम्हारे कॉन्सोनेंट्स हैं, तो वो तो पूरे के पूरे ही खत्म हो जाएगी ना। अब जो तुम कह रहे हो कि ऑड प्लेसेस पे नहीं रख सकते कॉन्सोनेंट, अब गलत हो जाएगा। गलत इसलिए हो जाएगा क्योंकि मुझे बताओ, ये 3 इवन प्लेसेस जो हैं इनको अगर कॉन्सोनेंट से ही भरना है और कॉन्सोनेंट है ही 3, तो फिर अगर मैं किसी और मतलब किसी कांस्टेंट को अगर ऑड प्लेस पे रख दिया, फिर तो इवन प्लेस वाला एम्प्टी रह जाएगा ना। बात समझ आई? ओके सर। है ना? मतलब अगर या तो मेरे पास क्या हो, कम हो। हाँ, अब अगर ऐसा क्वेश्चन होता, एक और ले लेते हैं फिर, ARTICL। अच्छा, बाकी सबको भी आ रहा है समझ में?
Yes, या एक sir. बच्चे से ही बात, या एक बच्चे से ही मैं बात करे जा रहा हूँ, उसको बताया जा रहा हूँ? सभी को आ रहा है भाई समझ में? लॉजिक समझ में आ रहा यस है? सर। ठीक है। हाँ, मतलब ऐसा तो नहीं है ना कि मैं एक ही Yes. जने को समझाया जा रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि जिसका डाउट होता है उसको जल्दी समझ आता है, बाकी इग्नोर करने लग जाते हैं। बेटा सुनते जाओ, क्योंकि अच्छा क्वेश्चन है, लाइक कंफ्यूज मत होना पेपर में, इसलिए बता रहा हूँ ये क्वेश्चन। जैसे अभी कंफ्यूजन क्या हो रहा है कि अगर मैंने कॉन्सोनेंट 3 लिए होते 4 की जगह, तो अब ऐसा लग रहा है कि अब ऑड प्लेसेस पे भी आ सकता है क्या कॉन्सोनेंट? तो नहीं आ सकता। उसका रीजन ये है कि उसने कहा है कि अगर इवन प्लेसेस आर ऑक्यूपाइड, ऑलवेज ऑक्यूपाइड बाय कॉन्सोनेंट, और 3 ही कॉन्सोनेंट है, 3 ही इवन प्लेस है, तो उनको तो भरना ही पड़ेगा पूरा, और फिर मेरा कोई कॉन्सोनेंट बचेगा ही नहीं, मतलब रखने के लिए। आप सोच रहे हैं ना कि ऑड प्लेस पर भी आ सकता है, तो मैं कहूँगा बचेगा ही नहीं रखने के लिए। तो यही होगा बस, फैक्टर 3 फैक्टर 3। अगर ऐसे होता क्या करूं जो तुम कह रहे हो कि अच्छा चलो कॉन्सोनेंट 2 कर देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं, इसको भी गायब कर देते हैं, AICLE। अब बचेंगे 1 2 3 4 5। अब हम, अरे यार अभी भी हमारे इवन प्लेसेस तो 2 ही बचे, ठीक है, क्लियर है? हाँ, लेकिन मान लो मैं एक और वावल को ले आता हूँ, ओ को ले आता हूँ, अब 6 हो गए। हाँ, अब आप कह रहे हो कि ऐसे क्वेश्चन में अगर वो बोलता है कि कॉन्सोनेंट्स आर ऑलवेज एट इवन प्लेसेस, तो अब इवन प्लेसेस कितने? 3 हैं। कॉन्सोनेंट कितने? सिर्फ 2 हैं। तो पहले वाला जो कॉन्सोनेंट है, पहले वाला कॉन्सोनेंट कौन है भाई? सी, और फिर एल। तो सी को रखने के तरीके बताओ, कितने तरीके? 3 तरीके से रखा जा सकता है भाई, तीनों में से कहीं भी रख दो। एल को रखने के तरीके कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। तो 3 और 2, इनको तो रख दिया हमने, कॉन्सोनेंट भर दिए। अब बचे क्या? 4 वॉवल बचते हैं, 4 वोवल और 4 ही प्लेस बचेंगे अब। तो उन 4 प्लेसेस पर 4 वोवल्स को रखने के तरीके फैक्टर से, समझ आया? यस सर। यस सर। Yes, समझ sir. आ गया कि भाई मैंने जब इक्वल थे तब वाला केस ले लिया, जब कॉन्सोनेंट ज्यादा थे प्लेसेस से तब वाला केस ले लिया, और इस बार मैंने कॉन्सोनेंट 2 ले लिया और प्लेस इवन 4 ले लिए। तो कैसे कैसे सॉल्व करना है बेटा, सभी को क्लियर है? ठीक है। कॉम्बिनेशन में बस यही है, थोड़ा सा ढंग से समझना है कि हो क्या रहा है, कैसे मतलब टास्क स्टार्ट करेंगे हम। कि भाई 2 कॉन्सोनेंट है और आप कह रहे हो वो 2 कॉन्सोनेंट सिर्फ इवन प्लेसेस पे जाएंगे, ठीक है, इवन प्लेसेस 3 है। तो पहले कॉन्सोनेंट को सी को रखने के तरीके 3, क्योंकि 3 मेरे पास प्लेसेस हैं, रख दिया, तीनों में से कहीं भी रख दिया, पता नहीं मुझे कहाँ रखा, लेकिन रख दिया। एल को रखने के तरीके 2, क्योंकि 2 प्लेसेस बचेंगे उसके लिए। अब जो एक प्लेस खाली रह गया वो वाला प्लेस, और जो 3 ऑड प्लेसेस है वहां पर क्या आएंगे? वॉवल्स आएंगे भाई। अब वॉवल्स की बारी आएगी। अब वॉवल्स तो 4 है और 4 ही प्लेस बचेंगे, तो 4 फैक्टर बस खत्म। क्लियर अभी सभी को? Yes, Yes, sir. sir. Yes. और कोई क्वेश्चन था ऐसा? अच्छा एक क्वेश्चन था। अच्छा मैं तुम्हें एक याद होगा, किसी को याद हो तो मैंने लाइक ऐसे कहा था, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट बोला था, मैंने कहा था कुछ ऐसे बोला था, x माइनस साइन एक्स जो होता है वो ऑलवेज ऑलवेज ग्रेटर देन 0 होता है अगर x पॉजिटिव है, याद आ रहा है? यस सर। और अगर x नेगेटिव है तो लेस देन 0 होता है, राइट? याद है? यस सर। और मैंने प्रूव कराया था कुछ ग्राफ वगैरह देकर, डेरिवेटिव बताकर, थोड़ा सा लाइक एडवांस का क्वेश्चन था, लेकिन मैंने कहा था ये प्रॉपर्टी याद रख लो। तुम्हारा एक क्वेश्चन भी आया हुआ इसमें, किसी को दिखा है ऐसा क्वेश्चन जिसमें ये प्रॉपर्टी लगी, या नहीं समझ में आया? क्वेश्चन नंबर था, क्वेश्चन नंबर हो गया अभी, हाँ 12th क्वेश्चन अटेम्प्ट करा है सभी ने? क्वेश्चन था 0 से x 1 माइनस एफ डैश टी का होल स्क्वायर डी टी इज इक्वल टू दिया हुआ है 0 से x एफ टी डी टी, ये था। और x f जो फंक्शन डिफाइंड है वो नॉन जीरो नॉन नेगेटिव नंबर में डिफाइंड है, मतलब x की वैल्यू उसने बोली है 0 से लेकर 1, और बताया भी हुआ है कि x जो है वो 0 से लेकर 1 तक है, और f 0 की वैल्यू 0 दी हुई थी। तो उसमें तुम्हें ये तो दिख रहा होगा क्या करना है, लेविन्स थ्योरम लगेगी, राइट? डेरिवेटिव करना है दोनों साइड, ये समझ में आया? Yes, sir. तो लेविन्स थ्योरम लगा दो, डेरिवेटिव कर दो दोनों साइड, क्या लिखूं बताओ? क्या आ जाएगा? रूट में आ जाएगा 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर, एक्स का डेरिवेटिव 1, इक्वल टू में क्या हो जाएगा? इक्वल टू में आ जाएगा एफ एक्स और एक्स का डेरिवेटिव 1, ये आ जाएगा ना। तो तुम्हारा ये आ गया एफ एक्स इक्वल टू रूट 1 माइनस एफ डैश एक्स का होल स्क्वायर। इसको देखकर कुछ समझ आ रहा है कि कौन सा फंक्शन होगा? फंक्शनल इक्वेशन बन गई।
तो ये तो यार देखकर समझ में आ रहा होगा, साइन एक्स जो होता है वो ऐसे होता है ना, 1 माइनस कॉस एक्स का डेरिवेटिव है ना, यही होता है, और होल स्क्वायर, Yes, sir. या कॉस एक्स लिख दो उधर साइन एक्स लिख दो, उल्टा लिख दो, ठीक है भाई, यानी ऐसे लिख दो, ये कॉस एक्स होगा और ये आएगा 1 माइनस साइन एक्स का डेरिवेटिव का होल स्क्वायर, ठीक है। उल्टा लिख रहा हूँ क्या मैं? अच्छा यार मैं इधर कॉस एक्स क्यों लिख रहा हूँ, एफ एक्स ही तो लिखना है, साइन एक्स ही तो आएगा, एफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स है और एफ डैश एक्स जो होगा वो आएगा आपका कॉस एक्स, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा साइन एक्स आपका, ठीक है। अब उसने क्वेश्चन में दिया हुआ था एफ 0 0 के इक्वल है, तो साइन 0/0 ही होता है, ये कंफर्म करने के लिए भी दे दिया। और दूसरा फंक्शन जो है, फंक्शन बी नॉन नेगेटिव फंक्शन डिफाइंड ऑन इंटरवल 0 से 1 तक ही है डिफाइंड, यानी पॉजिटिव वैल्यू ही कंसिडर करनी है। अब ऑप्शन दे रखे थे, अब मुझे बताओ अगर x की वैल्यू पॉजिटिव है 0 से बड़ी है, तो मैंने अभी क्या बताया था, x जो x होता है वो साइन x से हमेशा क्या होगा, बड़ा होगा, राइट, ये बताया था अभी, ये मैंने कहा था फॉर्मूले की तरफ से लर्न कर लो ये। तो इसमें जो ऑप्शन दिए होते यही दिए होते, देखो ऐसे दिया होता f 1/2 लेस देन 1/2 एंड f 1/3 ग्रेटर देन 1/3। ये तो रॉन्ग है, क्यों? क्योंकि अगर x की वैल्यू 0 से बड़ी है तो x बड़ा ही आएगा साइन x से, तो यानी कि x आपका इनपुट हो गया यानी 1/2, और जो साइन जो वैल्यू होगी वो आपका आउटपुट हो गया। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होना चाहिए? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे रखे थे, करा था ये किसी ने अटेम्प्ट में? है भाई, किसी ने अटेम्प्ट किया था भैया? बताओ भाई, किसी ने नहीं अटेम्प्ट किया? तो यार अभी मैंने बता तो दिया कि एफ एक्स आपका साइन एक्स है, तो हमारा आंसर आ रहा है कि x जो होगा बड़ा होगा एफ एक्स से हमेशा। तो ऑप्शन कौन सा ऑप्शन ऐसा है जिसमें x बड़ा दे रखा है हमेशा? पहले ऑप्शन में तो यहाँ पर x बड़ा दे दिया एफ एक्स से, यहाँ पर छोटा दे दिया, तो ये तो रॉन्ग है। फिर नेक्स्ट में दिया हुआ f 1/2 बड़ा है 1/2 से, ये भी रॉन्ग है। सी ऑप्शन दिया हुआ है, सी ऑप्शन में दिया रखा है f 1/2 छोटा है 1/2 से और f 1/3 भी छोटा है 1/3 से, तो यही ऑप्शन सही है भाई, ठीक है, ठीक है भाई। तो भाई ये थ्योरम की तरह से ये याद रख लो, देखो ये वाला पॉइंट, अगर x बड़ा है 0 से तो x हमेशा sin x से बड़ा ही होगा, क्लियर है? Yes, sir. याद रहेगा, ठीक है। ये मेरे ख्याल से ज्यादातर बच्चों ने अटेम्प्ट ही नहीं करा होगा, करा था भाई? किस किस ने ये क्वेश्चन अटेम्प्ट किया था? क्वेश्चन नंबर है ये 12th, किस किस ने अटेम्प्ट किया था भाई? किसी ने नहीं? ठीक है, याद रहेगा भैया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, आई होप समझ में आ गया होगा। इसका मैंने प्रूफ कराया था कि भाई x जो होता है ग्रेटर देन होता है साइन x, जब x पॉजिटिव है, इसका मैंने प्रूफ कराया था, और जब नेगेटिव होता है तो उल्टा हो जाता है, इसका प्रूफ भी कराया था। एक बार ट्राई करना, नेक्स्ट क्लास में नहीं आता तो प्रूफ दोबारा डिस्कस कर लूंगा, ठीक है, क्लियर है भाई? यस सर। ओके, चलो प्रिपरेशन करते रहो, लाइक अपना एक डिस्कशन होता रहेगा टेस्ट का, और साइड बाय साइड अपने वेक्टर 3D जो भी लाइक चैप्टर्स जो मैंने बताए थे बेटा वो रिवाइज करते रहो, ताकि फिर नेक्स्ट क्लास में कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा। मैंने कहा था वेक्टर 3D बोला था, तो नेक्स्ट क्लास के लिए वेक्टर 3D टॉपिक पूरा रिवाइज करके रख लो, ताकि कुछ क्वेश्चन मैं डिस्कस करूंगा, सारे नहीं तो कुछ अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा, थोड़ा सा ट्रिकी होंगे, तो अपनी प्रिपरेशन रखो पूरी, ठीक है बेटा? यस Yes, sir. ओके बेटा, सर, एक डाउट। थैंक यू। हाँ बोलो बेटा। सर, जब हम प्रोजेक्शन निकालते हैं लाइन की प्लेन पर, क्या निकालते हैं? लाइन की प्रोजेक्शन प्लेन पर, लाइन की प्रोजेक्शन निकालते हैं, हाँ प्लेन पर, हाँ हाँ। तो सर पहले आप उसके एक डायग्राम और फिर बनाते हैं। लाइन दे रखी है, मतलब प्रोजेक्शन का लॉजिक है, जैसे किसी भी वेक्टर का प्रोजेक्शन बना रहे हैं तो लाइक ऐसे होता है, जैसे मान लो ये एक वेक्टर है और ये लेट्स से प्लेन है हमारा, ठीक है। हाँ, अब आप कह रहे हो लाइन की प्रोजेक्शन निकालनी है प्लेन के ऊपर, राइट, यही कह रहे हो? यस सर। ठीक है, तो मतलब हम बेसिकली क्या, जब मतलब ऐसे मान लो निकाल, हमें ए और बी पॉइंट पता हो तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते? ए और बी पॉइंट पता हो, ए और बी कहाँ कहाँ पर है पॉइंट्स? लाइन पर। ठीक है, 2 पॉइंट बताइए कह रहे हो तुम, यस सर। ठीक है, फिर तो हम डिस्टेंस फॉर्मूला क्यों नहीं लगाते? वो ए बी क्रॉस एन वेक्टर क्यों लगाते हैं? ए बी जो होगा वो तो ए बी की लेंथ आ जाएगी, फिर वो क्या कह रहे हो, वो किसके इक्वल होगा? सर वो नहीं होगा फिर प्रोजेक्शन?
जो प्लेन के ऊपर, किसी भी प्लेन के ऊपर? यस सर। नहीं नहीं नहीं, ऐसे नहीं निकलते यार प्रोजेक्शन, बताऊंगा मैं, फिगर बना के समझाऊंगा कुछ नहीं लेके। वैसे मुझे फॉर्मूला पता है, मैं वैसे पूछ रहा था। नहीं 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 आएगा, चेक करना। ये भी लाइक वो तो कोई भी पॉइंट हो सकता है ना लाइन पर, कोई भी। ठीक है, निकाल के देखना, दोनों इक्वल आ रहे हैं। ठीक है, ओके सर। नेक्स्ट क्लास में याद दिलाना लाइन का प्रोजेक्शन प्लेन के ऊपर ना, यस सर। डिस्कस करेंगे वाला टॉपिक में। और वेक्टर 3D कराऊंगा, तो नेक्स्ट क्लास में प्रिपेयर रहना भाई, सारे फॉर्मूले कॉन्सेप्ट याद होने चाहिए, ये ना हो कि मैं फॉर्मूले कॉन्सेप्ट भी समझा रहा हूँ। ठीक है, ओके, Yes, sir. चलो, थैंक यू। Thank you, थैंक यू sir. सर।